नमस्कार दोस्तों, यूपी एग्ज़ाम मंत्रा की इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आप सभी का स्वागत है। हमारी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की सीरीज़ में ये आज हमारा अगला वीडियो है, जिसमें हम देखने वाले हैं जलवायु सम्मेलनों का जो है एक इतिहास, जिसमें हम प्रमुख जलवायु सम्मेलनों को देखेंगे। ये सेक्शन हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है लगातार आपकी परीक्षाओं में जो है रिपीट होते रहते हैं, तो यहाँ पे फैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाले हैं आज की क्लास में, तो उसकी टेंशन न लीजिएगा। हम आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको बता देंगे, आपको उतनी ही चीज़ों को रटना है, ठीक है। और लेखपाल डेट की चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि डेट आ गई है। जो आपकी 3 रिजर्व डेटें रखी गई थी उसमें जो 21 मई थी, जिसकी हमने पहले ही संभावना व्यक्त की थी कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी 21 मई की है, और जो आपकी अप्रैल वाली डेट थी उसमें थी, ठीक है। तो 21 मई की आपकी डेट फिक्स हो गई है। तन मन धन से पढ़ाई में जुट जाइए। पढ़ाई क्या करना है, कैसे करना है, अगर उसमें कोई संदेह आपको हो तो कमेंट करिएगा, हम एक वीडियो अलग से बना देंगे। आज की क्लास में जो हमारा फोकस होने वाला है वो इन्वायरमेंट को पढ़ने पर फोकस होने वाला है, तो हम इस क्लास में यहीं पर फोकस करेंगे। हो सकता है आपको थोड़ी सी हमारी आवाज़ में थोड़ी एनर्जी की कमी लगे, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आज पूरा दिन जो है आप सबको पता ही होगा शनिवार को क्या होता है, तहसील दिवस होता है। आज पूरा दिन तहसील में बीता है। लगभग 7-8 बजे हम घर आए हैं। घर आने के बाद जो है आपका एक छोटा सा 3 मिनट का जो वीडियो था वो हम ऐसे ही बना दिए थे। जब हम आए घर पे तो हमें पता चला, मतलब देखिए तो अपडेट हुआ कि वो आपकी डेट आ चुकी है, आपकी लेखपाल की। तो छोटा सा वीडियो बना दिए थे। उसके बाद अभी जो है थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है, तो अभी आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं रात में, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि साथ समय आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। सिलेबस आपकी समाप्ति की हो रही है, ठीक है। कुछ और क्लासेस आएंगी और हम अपना प्रॉमिस पूरा किए हैं। अब आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना है। इसको बार बार रिवीजन करके अपना जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वाला सेक्शन है उसको कंप्लीट कर लेना है। इन्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद अब इस स्थिति में नहीं है, मतलब इस स्थिति का मतलब हम तो पढ़ा ही सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट उठा करके, लेकिन आप लोगों के लिए बता दें कि अब पूरा सब्जेक्ट, मतलब जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे अब हम उसको पढ़ाएंगे। क्योंकि एक तरफ से पढ़ाना ना, तो आप पढ़िएगा भी मत, और एक तरफ से पढ़ाना भी अब नहीं सही है। जिसका जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसको करिए, फोकस करिए मल्टीपल टाइम रिवीजन पे, और जो टॉपिक खत्म है उनको पढ़िए। क्योंकि हम कोई टॉपिक शुरू करें और पेपर के लास्ट दिन तक उसका अंतिम वीडियो दें तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब आपको इस महीने, ये जो आपका मार्च का जब महीना चल रहा है, मार्च और अप्रैल में आप लगभग मान लीजिए, हाँ अप्रैल भी जोड़ सकते हैं, अप्रैल तक आप नई चीज़ों को पढ़िएगा, ठीक है। हम एक सब्जेक्ट और ख़त्म करेंगे आप लोगों का पूरा, जो आप बोल दीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, यूपी स्पेशल, आपके कंप्यूटर, जो भी आपको पढ़ना हो, एक सब्जेक्ट और हम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। और साथ में आपकी प्रैक्टिस सीरीज भी यहाँ पे लाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को लाया करेंगे। और मॉक टेस्ट की वेबसाइट भी रेडी हो गई, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ लाइव कर दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुत हो गया डिस्कशन, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। देखिए आज की क्लास में हम जो चर्चा करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों की करने वाले, जो इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, जिसकी कहानी हम शुरू करेंगे सबसे पहले आपके 1972 के स्टॉकहोम में जो मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, वहाँ से हम आज की क्लास की कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि ये सम्मेलन जो आपका 1972 वाला हुआ था, ये आखिरकार क्यों हुआ था, इसकी क्या जरूरत पड़ गई। तो देखिए स्लाइड पे हम बाद में आएंगे, पहले पूरी स्टोरी आपको समझाते हैं। होता इसमें हम थोड़ा सा एनोटेट करेंगे चीज़ों को, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें हैं तो हम करेंगे। बल्कि आप लोग चाहेंगे तो एनोटेशन वाली अलग पीरियड, नॉर्मल वाली अलग पीडीएफ हम सेंड कर देंगे। आप लोग की याद दिला दीजिएगा एक बार टेलीग्राम में कमेंट करके। मान लीजिए एनोटेशन वाली अगर पीडीएफ दे दिए किसी क्लास में, तो बता दीजिएगा कि इसकी एनोटेशन वाली पीडीएफ हो गई है, हमें फ्रेश पीडीएफ चाहिए। उस यूट्यूब क्लास के में कमेंट में आके बोल दीजिएगा, तो हम सही कर देंगे। क्योंकि भाई इतनी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, कभी हम भूल जाएं तो। चलिए कहानी शुरू करते हैं 1972 के स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन से। आखिर यह क्यों हुआ, तो देखिए आपको पता है कि इस समय तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था, तो उसके बाद दुनिया में तेज़ी से औद्योगिकरण हुआ, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। उससे होता यह है कि प्रदूषण बढ़ता है, पर्यावरण संकट आते हैं। तो एक समय ऐसा आ जाता है कि जो इस क्षेत्र में सोचने वाले लोग होते हैं, विद्वान लोग या फिर अन्य वैज्ञानिक, अन्य सारी संस्थाएं जो कि पर्यावरण से जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब अगर हम कुछ कदम नहीं उठाएंगे तो एक दिन स्थिति बहुत विषम हो जाएगी और पर्यावरणीय संकट आ जाएगा। तो सहयोग महसूस हुआ कि हाँ, पर्यावरण की दिशा में, पर्यावरण जो है, जो इतना ज़्यादा हमारा प्रदूषित हो रहा है, इसको सही करने की दिशा में हमें क्या करना होगा, वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। तो इसी वैश्विक सहयोग के लिए आपकी यूएन ने जो है 1972 में स्टॉकहोम में, कहाँ पे, स्टॉकहोम में एक मानव पर्यावरण सम्मेलन क्या किया जाता है, वहाँ पे आयोजित किया जाता है। क्यों होता है, तो पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जो है साझा सिद्धांत अपनाने के लिए। क्यों, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन हेतु, इसको ऐसे लिखते चलेंगे। ये क्यों होता है, तो ये होता है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा और उसका संवर्धन किया जाएगा। और ये अकेले तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई अगर हम सहयोग नहीं करेंगे, आप चाहे अकेले कितना पेड़ लगा लेंगे, या फिर अकेले आप सोचें कि हम कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेंगे, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे, कुछ भी चीज़ें आप अकेले नहीं, तो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन जो है ये
साझा पहल है। ये क्या है? साझा पहल, सब लोग साथ में सोचेंगे तब होगी। तो उसी के लिए 1972 में हुआ कि भैया यही कंडीशन रही तो एक दिन जो है पूरा इकोसिस्टम, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत क्या है कि पर्यावरण जो है संरक्षण और संवर्धन हेतु हम लोगों को साझा साथ में आने की ज़रूरत है और कुछ ऐसे सिद्धांत अपनाएं, कुछ ऐसे सिद्धांत और नियम अपनाएं। सब मिल करके आओ, हम सब मिल करके प्रण लें, सब लोग मिल करके सिद्धांत अपनाएं कि हम इस दिशा में, पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसी के लिए यूएन द्वारा 1972 में क्या होता है? आपके स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन होता है। ठीक है, मानव पर्यावरण क्या होता है? सम्मेलन होता है। अब इसके बारे में आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है यहाँ हमने जितने बताया, क्योंकि देखिए इस टॉपिक में फैक्ट बहुत सारे हैं, याद वही करना है जो हम बताएंगे। पहले आपको वो याद करना है, अगर वो उतना फैक्ट याद हो जाए तो आगे याद करना है कुछ और। यहाँ पे पहले इतनी ही चीज़ें याद करनी है जितनी हम बताएंगे। ठीक है, तो स्टॉकहोम में पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन होता है। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। क्यों होता है? होता है इसलिए कि पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु साझा सिद्धांत अपनाने के लिए। एक लाइन याद रखनी। अब हम आपसे ये जो लिखा है ये नहीं याद रखना है, ये भी आपको नहीं याद रखना। अब आपको सीधे चलना है यहाँ पे भी, इसके बाद ये घटनाक्रम भी नहीं याद करना है। ये वाली चीज़ आपको याद करनी है कि 1988 में, ये पूरे एक घटनाक्रम है, जो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है हमने उसको लगाया है। 1972 के बाद फिर हम कहाँ आ जाते हैं? 1988 में। ये आपको नहीं याद करना है, 1988 में आ जाते हैं। 1988 में अब आपको ये याद रखना है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी जो पैनल है उसका आईपीसीसी का गठन कब होता है? 1988 में होता है। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। पहली बात कि 1972 में स्टॉकहोम होता है। क्या होता है इसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने बता दी। 1988 में आईपीसीसी का गठन होता है, बस इतना आपको याद रखना है। फिर आपका होता है 1990, जिसमें इस ये जो आईपीसीसी का गठन हुआ है, आईपीसीसी मतलब जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये जरूरी है, आपसे पूछ सकता है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन, पैनल, ये पीडीएफ भी आपको दे देंगे जिसमें एनोटेशन हुआ है, और बिना एनोटेशन वाला भी पीडीएफ आपको दे देंगे। ठीक है, क्लाइमेट चेंज लिखते चलिएगा आप लोग साथ में। आईपीसीसी का फुल फॉर्म है, इसका गठन कब होता है? 1988 में। ठीक है, 1990 में क्या होता है? आईपीसीसी जो होता है अपनी पहली असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ये पॉइंट आपको नहीं याद रखना है, नहीं याद रखना है। ठीक है, फिर 1991 में क्या होता है? ये जो आपका अंतर सरकारी समझौता कमेटी जो है, इसकी पहली बैठक होती है। ये भी आपको नहीं याद रखना है, बिल्कुल नहीं याद रखना है। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जानी है 1992। अब इसको ऐसे लिंक करो कि स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ जो होती है, कौन से नंबर की भी देखिए, 72-10-82, 82-10-92, तो 20वीं वर्षगांठ। सब लोग अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं या फिर अपना बर्थडे मनाते हैं, कुछ भी होती है तो उसकी सालगिरह मनाई जाती है ना। आजकल तो बहुत ट्रेंड चल चुका है कि बर्थडे मनाना है बढ़िया अच्छे तरीके से। तो वैसे ही ये लोग अपना स्टॉकहोम में जो मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था उसका 20वां बर्थडे आ गया था। क्या आ गया था? 20वां बर्थडे आ गया था। समझाने के लिए आप लोगों को 20वीं वर्ष गांठ आ गई थी, तो अब सोचा कि कुछ स्पेशल किया जाए। ठीक है, अब हम 20 वर्षों के बाद कुछ स्पेशल करते हैं और अच्छे प्रयासों को लाते हैं जिससे कि हम पर्यावरण संवर्धन या फिर पर्यावरण संरक्षण कर सकें। ठीक है, एक पॉइंट आपको और याद रखना है, जो ये आपका 1972 में हुआ था स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन, इसकी जो प्रतिबद्धताएं थी, जैसे सबने सोचा कि हम ये करेंगे, जो दुनिया भर के देश एकत्रित हुए, तो इसी के प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए 1986 में भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया था। 1986 में भारत सरकार ने क्या लाया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। सब लोग वहाँ गए, स्टॉकहोम में एकत्रित हुए, सबने बोला कि ठीक है हम भी कदम उठाएंगे। सब लोग साझा प्रयास किया जाएगा, साझा सिद्धांत अपनाए सब लोग कि हम लोग ये भाई ये चीज़ें करेंगे, चलिए अब पर्यावरण को बचाया जाएगा। पर्यावरण पहले, विकास बाद में, यानी कि पर्यावरण को ध्यान दिया जाएगा। तो भारत ने बोला कि भाई हम भी बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। भारत आया और इसी के जो इसमें सिद्धांत निर्धारित किए गए थे, उन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रख करके उनको सोचा कि हम भी इसके लिए काम करेंगे। तो 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत लाता है। अब हम चलते हैं इसके 20वें बर्थडे पर। कहाँ चलते हैं? 20वें बर्थडे पर। 20वां बर्थडे कब हुआ? 1992 में हुआ। 1992 में हुआ, और ये होता है ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। इसीलिए इसको रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसीलिए इसको रियो सम्मेलन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रियो सम्मेलन, या फिर इसको पृथ्वी सम्मेलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको पृथ्वी सम्मेलन बोला जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस सम्मेलन में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि यूएनएफसीसी, जो कि एक इंटरनेशनल क्या है, संधि है, उसका गठन जो है रियो डी जेनेरियो में 1992 में होता है। ठीक है, 1992 में क्या होता है इंपॉर्टेंट काम?
आपका यूएनएफसीसी का क्या होता है, गठन होता है। यूएनएफसीसी की हमने अभी फुल फॉर्म बताई कि यूनाइटेड नेशन, लिख लीजिए सब लोग, यूनाइटेड नेशन इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस होता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको सबको लिखते चलिएगा अपनी कॉपी में, वैसे लिखा है सब, यहाँ पे हम समझा रहे हैं तो समझते चलिए। यूएनएफसीसीसी का गठन होता है, तो यूएनएफसीसीसी क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपका इसका गठन कब होता है आपसे पूछा जाए तो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उसमें यूएनएफसीसीसी का क्या होता है, गठन होता है। अब देखिए जो ये हम टाइम लाइन बता रहे हैं कि जो है कब क्या हुआ था, इसमें पहले इसको अपने दिमाग में सेट करिए कब क्या हुआ था। और पहले जो हम बता रहे हैं, पहले आपको 1972 रखना है ध्यान में, फिर 1988 रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 1988 के बाद जो है जंप कर जाना है 1972 की 20वीं वर्षगांठ पे। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और इसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि यूएनएफसीसीसी का क्या होता है, गठन होता है। ये बात याद रखनी है। अब उसके बाद हमें चलना है COP1 1995 में हुआ था, जो कि आपको बिल्कुल नहीं याद रखनी है, ठीक है। तो या फिर एक यहाँ के कभी आपसे ये पूछ लगता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, तो अगर आप याद करना चाहें तो याद कर ले 1995 में पहली है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये, एक सेकेंड, कि ये जो हमने अभी कॉप वर्ड यूज किया COP यानी कि जिसको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये क्या है, जो आपका ये यूएनएफसीसीसी है ना, इसी के अंडर में जो है बैठकें होती हैं हर साल, ठीक है। क्या बैठक होती है, बैठक ये होती है कि जलवायु परिवर्तन पर हमने जो है क्या काम किया, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कौन सा देश क्या काम कर रहा है, कुल मिला के इसी के लिए इस पर चर्चा की जाती है कि इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, समुद्र स्तर बढ़ रहा है, सूखा, बाढ़, चक्रवात आ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए जो है क्या किया जाता है, आपस में सारे देश बैठा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, देश आपस में बैठकर डिस्कशन, चर्चा परिचर्चा करते हैं इस मुद्दे पर, इसीलिए यूएनएफसीसीसी के द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, यानी कि सारे देश जब बैठकर बातचीत करते हैं। तो जो COP1 हुआ था वो कब हो रहा है आपका 1995 में पहला, क्योंकि अब यूएनएफसीसीसी का गठन 92 में हो रहा है, तो इसकी जो पहली बैठक होती है वो 1995 में कहाँ होती है, बर्लिन में होती है, ये याद रखना है। अब यहाँ से सीधे आपको 1997 में याद रखना है, +5 5 साल बाद क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है वो आपका अंगीकृत होता है। क्योटो प्रोटोकॉल, आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम अगली क्लास जो हमारी आएगी उसमें विशेष चर्चा करेंगे इसके बारे में, इसीलिए यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ तक की स्टोरी समझ चुके हैं। पहले देखिए इसमें जिसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसको आगे समझेंगे। अभी यहाँ पे हमारी जो प्रमुख कोशिश है वो है कि आपके दिमाग में टाइम लाइन बने, ठीक है, कि कब कौन सी घटना हुई थी, ठीक है। चलिए, तो 1997 तक पहुंच चुके हैं, हमने बताया जो जो याद करना है उसमें हम अभी फिर से आपको बता देंगे। फिर 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल अंगीकृत होता है, उसके बाद हम चलते हैं 2001 में। 2001 में होता है आपका मार्केश समझौता। क्या होता है, मार्केश समझौता। क्यों होता है, तो होता है इसलिए है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल को क्रियान्वित करने हेतु इसमें विस्तृत नियमों का प्रावधान आता है। क्या आता है, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल अंगीकृत हुआ था इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाए, इसके लिए विशेष नियम जो है इसमें लाए जाते हैं। मार्केश समझौता आपका हुआ था 2001 में, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि ये हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल अंगीकृत हुआ, फिर मार्केश समझौता के तहत इसके जो नियम कानून है वो बनाए गए। फिर आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो प्रभावी होता है ये आपका होता है 2005 से। आपको यहाँ पे इतनी पॉइंट याद रखनी है, 2005 से ये प्रभावी हुआ। फिर 2007 में बाली में जो है बाली एक्शन प्लान जो है ये यहाँ पे अंगीकृत किया जाता है, यानी कि यहाँ पे बैठक होती है और यहाँ पे जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है उसका नाम होता है बाली एक्शन प्लान, ठीक है। उसके बाद 2009 में आपका कोपेनहेगन समझौता होता है। ये सब समझौते क्या हैं, किसके बारे में क्या याद रखना है हम आगे बताएंगे। अभी आपको क्या बेस, हमारा फोकस है टाइमलाइन पे। तो उसके बाद कनकुन समझौता होता है आपका 2010 में। अब ये सारे समझौते बस आपको क्या याद रखना है ना कि बाली एक्शन प्लान 2007 में आया था, कोपेनहेगन जो समझौता 2009 में हुआ था, कनकुन समझौता जो है ये कब हुआ था, ये 10 में। इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है कि हरित जलवायु कोष बनाने पर इसमें सहमति बनी थी। इसके बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे हरित जलवायु कोष में।
अब आपका 2011 डरबन में जो है जलवायु बैठक होती है, 2012 दोहा में होती है, 2013 में। अब आपको ये नहीं याद रखने, ये दोनों नहीं याद रखने, डरबन और दोहा वाले। याद आपको रखना है 2013 में वारसा में जो आपकी यूएन रेड प्लस है उसकी संस्तुति यहाँ पे हुई थी। यूएन रेड प्लस क्या है, हम लोग जब इसके पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। इसकी संस्तुति कब हुई थी, यानी कि आपसे यहाँ ये पूछा जाएगा कि यूएन रेड की संस्तुति कब हुई थी। तो जो वार्सा सम्मेलन हुआ था वहाँ पे 2013 में इसकी संस्तुति हुई थी। तो यूएन रेड क्या है, इसकी हम अच्छे से चर्चा अपनी पुरानी क्लासेस में कर चुके हैं। थोड़ा सा आपको इसका फुल फॉर्म याद दिला दे रहे हैं, क्या है, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है। उसके बाद लीमा बैठक बिल्कुल नहीं याद करनी है आपको, जहाँ पे हम बता रहे हैं वही याद करना है। ठीक है। 2015 का पेरिस समझौता मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम डिस्कशन आगे करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम टाइमलाइन पे फोकस कर रहे हैं, तीसरी बार हम आपको बता रहे हैं। फिर 2016 में आपका मार्केस समझौता। ठीक है। बॉन 2000 ये भी नहीं याद रखना है, कटोविस भी नहीं याद रखना है आपको, मैड्रिड भी नहीं याद रखना है, ग्लासगो भी नहीं याद रखना है। ये सब करंट के टॉपिक थी, इसमें कुछ नहीं याद रखना है। याद आपको फिर से यहाँ आना है कि जो COP30 की बैठक हुई है ये आपके नवंबर 2025 में बेलेम ब्राज़ील में हुई है। कहाँ पे हुई है, बेलेम ब्राज़ील में COP30 की बैठक हुई है। अभी हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ 30 का मतलब कि 30वीं बैठक, 30 का मतलब 30वीं बैठक कहाँ हुई, बेलेम ब्राज़ील में। कब हुई, नवंबर 2025। करंट का भी है, इन्वायरमेंट का भी है। ठीक है। देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1995 में पहली बैठक हर साल होती है, तो तीसरी बैठक आज 2025 चल रहा है। तो 95 10 5 5 10 15 10 25 ऐसे भी लिंक कर लीजिएगा दोनों चीज़ों को। अगर आपको ये याद है कि 2025 में 30वीं हुई थी, तो अगर आपसे पहले ही पूछ लेगा कभी तो आपके दिमाग में फटाक से 30 साल पीछे चले जाइए, तो 1995 में। ठीक है। ये थी आपकी टाइमलाइन, कब क्या हुआ था, जिसमें से क्या याद करना है हमने एक बार टिक किया है। फिर से आपको बता दे रहे हैं कि हर सब के आपको टाइम याद होना चाहिए। ठीक है। ये इस समय हुआ था, ये इस समय। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। एक दो के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हम कर भी लिए हैं, फिर हमने डिस्कशन स्किप कर दिया, डिस्कशन बाद में पड़ेगी क्योंकि पहले आपके अंदर टाइम लाइन क्लियर हो। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बार अगर आपको बता दें कि यहाँ से फिर से क्या याद करना है, कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, तो 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन आपको याद रखना है कि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। फिर 1988 में IPCC का गठन होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में होता है। इसमें UNFCCC का क्या होता है, इसमें गठन होता है। फिर 1986 वाला हमने बताया कि भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाती है। COP1 1995 बर्लिन में, COP30 बेलेम ब्राज़ील में। ठीक है। ये आपको याद रखना है, 2025 में ये हुई है। ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद हमने बताया क्योटो प्रोटोकॉल अंगीकृत 1997 में हुआ था और प्रभावी 2005 से हुआ था। दोनों के बीच का डिफरेंस जानिएगा। अंगीकृत मतलब स्वीकार किया गया, लागू कब किया गया, इसमें सहमति बनी कि ठीक है हम लोग ऐसा करेंगे, ये सिस्टम अपनाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल में जो नियम कानून बने कि हम लोग ऐसा करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल की चर्चा आगे की क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल में जो नियम आए वो 2001 में आए और 2005 में उन नियमों को लागू किया गया संपूर्ण विश्व में। तो उसी वही कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका प्रभावी होता है 2005 में। जहाँ पे रीड कर रहे हैं वही चीज़ें याद रखनी है। अब आपसे यहाँ पे पूछेगा कि बाली, यहाँ से आपको कुछ नहीं याद करना आगे से। यहाँ से पूछेगा कि बाली एक्शन प्लान कब आया, 2007 में। बस आपको यही पूछेगा, यही याद रखना है। कोपेनहेगन पूछेगा तो 2009 में कोपेनहेगन समझौता कब हुआ, जिसमें कि $100 बिलियन 2020 तक एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये आपका हुआ 2009 में। ठीक है। 2010 में आपका कानकुन समझौता हुआ, हरित जलवायु कोष बनाने की सहमति इसमें बनी। इसके बारे में भी फिर हम चर्चा करेंगे अच्छे से। फिर आगे हमने बोला कुछ नहीं याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि 2013 में जो वार्सा में सम्मेलन हुआ उसमें UN रेड प्लस की संस्तुति हुई। बस आपको ये याद रखिए। UN रेड क्या है, तो हमने इसको लास्ट क्लास में समझाया है, जिसका फुल फॉर्म होता है रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। फिर हमने बताया आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है COP30। अब चलते हैं अपने PPT के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हमने अभी बेहतरीन तरीके से समझा कि इसका गठन कब हुआ। इसका गठन जो होता है 1992 में और ये लागू कब होता है, 21 मार्च 1994 से। ठीक है। 21 मार्च 1994 से लागू होता है। इसके लागू करने की डेट आपको याद रखनी है यहाँ से। ठीक है। पूरी चीज़ें हम समझ चुके हैं, फिर से रिपीट नहीं करेंगे ये वाली चीज़ें। ठीक है। यहाँ से इतना ही याद रखना है, ये 2 पॉइंट कि 1992 में जो है ये संधि होती है और 21 मार्च 1994 से आपका UNFCCC जो है प्रभावी होता है। ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है, पूछेगा आपसे कि मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये जो पहल है
ये क्यों है? तो ये पहल जो है ये जलवायु तटस्थता की ओर संक्रमण में प्रयासों को दर्शाती है। और किसकी पहल है ये? तो ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय ने ये पहल शुरू की है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं याद रखना है इसको भी, बस एक बार पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। बाकी जो हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो आपको तो याद करना है कि 1992 में आपके UNFCCC का गठन हुआ था। इसको जो है 21 मार्च 1994 से ये प्रभावी हुआ। ये तो चीज़ याद करनी है। अब प्रमुख कॉप सम्मेलन की चर्चा करेंगे। जैसे हमने यहाँ आपको बताया था किस कुछ चीज़ों की चर्चा हम आगे करेंगे। जैसे आपके हरित जलवायु कोष, सबसे पहले हम बात करेंगे हरित जलवायु कोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, हमने बताया था कनकुन समझौता जब हुआ था तो वहाँ पे आपका हरित जलवायु कोष जो है ये वहीं पे सहमति बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा है कनकुन सम्मेलन में इसका प्रावधान आया। क्या इसका प्रावधान था? कि जो विकसित राष्ट्र थे ना वो वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन मुहैया कराएंगे। ठीक है, किसको? विकासशील देशों को। किसको? विकासशील देशों को। कुछ इसके बारे में और पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 2010 में। ठीक है, 2010 में कहाँ पे होती है? तो मैक्सिको में हुआ था आपका कनकुन समझौता। मैक्सिको में हुआ था क्या? कनकुन समझौता। कानकुन समझौता। थोड़ा सा जुकाम हो गया है तो, और थोड़ी सी एनर्जी भी कम है, बहुत थकान है। अगर क्लास में थोड़ी सी एनर्जी की कमी लग रही हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, लेकिन कंटेंट क्वालिटी में हम कोई समझौता नहीं कर रहे हैं आपको, कम एनर्जी के साथ लेकिन पढ़ा रहे हैं। तो आपका हरित जलवायु क्लोज, इसका प्रावधान मतलब इसका गठन कब हुआ? तो 2010 में। कहाँ पे हुआ? मैक्सिको में। एक स्थान है कनकुन, वहीं पे समझौता हुआ। तो कानकुन समझौता में मैक्सिको में 2010 में हरित जलवायु कोष का क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक है, अच्छा, तो इसके केंद्र में कौन है, यानी कि किसके द्वारा इसका गठन किया गया? किसी ने इसकी रूपरेखा बनाई होगी, क्या होगा, कैसे होगा, तो वो आपका वही है जिसका गठन कब हुआ है? UNFCCC। हम बार बार काफ़ी चीज़ों को बहुत बार रिपीट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उसका रीज़न पता है क्या है? जैसे हम बार बार बोलेंगे ना तो आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी, बार बार सुनने से ना वो चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे भाई हम फिर UNFCCC का बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे कि UNFCCC का गठन कब हुआ? तो UNFCCC का गठन आपका कब हुआ? 1992 में। हमने भी देखा लागू कब हुआ? 1994 में। ठीक है, इसी के रूपरेखा के तहत इसने ही रूपरेखा बनाई किसकी? हरित जलवायु कोष की। किसने बनाई? हरित जलवायु कोष की। क्यों? अब ये कोष क्यों बना? तो ये कोष बना जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु जो विकासशील देशों को अनुकूलित एवं न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करना। ठीक है, यानी कि देखिए, जैसे जो विकासशील देश हैं, जो विकासशील देश हैं आपके, अब इनके पास तो उतना ज़्यादा ये संपन्नता तो है नहीं, क्योंकि अभी ये विकसित नहीं हुए, ये विकासशील अवस्था में है। ठीक है, अब इनके लिए क्या है ना कि इनको सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। किस चीज़ की? इनको सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। किस चीज़ की? जैसे जलवायु परिवर्तन से निपट सकें ये देश, या फिर जलवायु परिवर्तन की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन कम हो, उसमें इनको सहयोग दिया जाए। यानी कि विकासशील देश को सहयोग किया जाए। क्यों सहयोग किया जाए? ताकि वो भी जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में काम कर सकें। इसीलिए जो इसमें प्रावधान आता है कि जो आपके $100 बिलियन का इंतजाम करेंगे। कौन करेंगे? जो विकसित राष्ट्र हैं। कौन करेंगे? जो विकसित राष्ट्र हैं, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा ही पैसा है। विकासशील देशों के पास पैसा ही पैसा नहीं है, तो ये लोग पैसा देंगे विकासशील देशों को। विकासशील देश क्या करेंगे? जलवायु परिवर्तन की दिशा में अच्छे प्रयास करेंगे जिससे कि जलवायु परिवर्तन को न्यूनीकरण किया जा सके। ठीक है, यानी कि कम किया जा सके, उस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा सकें। तो अब हरित जलवायु कोष की पूरी कहानी समझ गए। कहाँ गठन हुआ? कनकुन सम्मेलन 2010। क्यों हुआ? क्योंकि जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु जो है विकासशील देशों को सहायता प्रदान की जाए। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद हमने आपको एक और इम्पॉर्टेंट बताया था कि अगला जो आपका इम्पॉर्टेंट है उसमें पेरिस समझौता आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? पेरिस समझौता। तो अब हम चलते हैं पेरिस समझौता के ऊपर। पेरिस समझौता आपका हुआ कब? तो आपको याद रखना है कि 2015 में। यहाँ पे देखिए पेरिस समझौता हमने बताया था ना कि 2015 में आपका क्या होता है? पेरिस समझौता। पेरिस समझौता के बारे में क्या याद रखना है आपको? पेरिस समझौता में ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, बस ये याद रखना है 2015 में पेरिस है। तो पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहीं पे हुआ था। इसमें फोकस क्या किया गया था ना, जैसे हमने बताया कि जो पूर्व औद्योगिक युग था, ठीक है, पूर्व औद्योगिक युग, उस समय इतना ज़्यादा जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ था। यानी कि इतना जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ था, वैश्विक तापमान भी नहीं इतना ज़्यादा था, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर भी विश्व का इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था। तो जितना इस समय टेम्परेचर था
जितना इस समय टेम्परेचर था उतना तो हम लोग पहुंचा नहीं पाएंगे, उतना अच्छा मौसम तो कर नहीं पाएंगे, तो क्या, लेकिन प्रतिबद्धता ये की गई कि जितना इस समय टेम्परेचर था उससे बहुत ज़्यादा अगर बढ़ी ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, लेकिन हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देने पे होना चाहिए। इसके लिए हम लोग मिलकर के क्या उठाएंगे, सहयोग करके काम करेंगे इस दिशा में। क्या, फिर से आपको समझाते हैं। पेरिस समझौता में मुख्य पॉइंट क्या था कि भैया पूर्व औद्योगिक युग तक बहुत अच्छी था, पर्यावरण हमारा बहुत अच्छा था, ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ था, तो इसको माना गया एक आइडियल कंडीशन, इसको माना गया, इसको रखा गया क्या, माइलस्टोन। ठीक है, कि इस समय जितना जो है एवरेज टेम्परेचर था पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का, उतना तो बहरहाल हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि हम लोग पर्यावरण को क्षति पहुंचाएं। ठीक है, मजाक तक था, तो इस यहाँ तक तो पहुँचा नहीं पाएंगे इस लेवल में टेम्परेचर, लेकिन कहें कि भाई कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़ने दें। मतलब अगर बहुत बढ़ तो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ ही रहा है टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन अब हमने बताया था ना उस दिन की क्लास में कि 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस अगर औद्योगिक युग से बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो जो उसके नकारात्मक परिणाम आएंगे उसको हम लोग झेल नहीं पाएंगे। इसीलिए कोशिश की गई कि भैया बहुत ज़्यादा अगर बढ़ाओ तो वो 2 डिग्री सेल्सियस हो एवरेज टेम्परेचर, लेकिन ये तो मैक्सिमम है, ये तो मैक्सिमम है, इस पे हमें काम नहीं करना है, फोकस हमें 1.5 पे रखना है कि 1.5 पे हमें करना है। मान लो 1.5 ना हो पाए तो 2 टच कर देना है। तो यही बात आपको याद रखनी है। पेरिस समझौते के बारे में क्या लिखा है कि औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। यह 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, ये समझ में आ गई ये दोनों चीज़ें। हरित जलवायु कोष देखो, हमने यहाँ पे आपको पूरी टाइमलाइन बताई कि कब क्या क्या हुआ था, फिर उसके अंदर जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य फर्जी की चीज़ों को आपको नहीं देना है कि जितने सम्मेलन है सबके बारे में लिखा दें कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आपको देखने में अच्छा लगेगा, अरे इतना कंटेंट मिल गया, लेकिन आप याद नहीं कर पाओगे। ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं याद कर पाएगा इतनी ज़्यादा चीज़ों को। तो हरदम पता है आपका कभी उद्देश्य, हमारा और आपका ये होना ही नहीं चाहिए। सिलेक्शन की पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि हमारा ये उद्देश्य ये नहीं कि 100% लाना है, हमें मिनिमम पढ़ के मैक्सिमम आउटपुट देना है। ठीक है, और यही उद्देश्य होता है हमारी क्लास का। तो ये 2 चीज़ें हो गई, आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित UNFCCC समझौता। अब तो इसमें बहुत ज़्यादा देश हो गए हैं। ठीक है, 50 क्या, लगभग 150 से अधिक। तो ये समझौता जो है कब प्रभावी हुआ, तो हमने अभी आपको बताया कि 21 मार्च 1994 को। ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम क्वेश्चन के रूप में इसको शामिल किए हुए हैं। अब आपका अगला एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उसका नाम है अर्थ आवर। इंग्लिश मत जाइएगा, हिंदी सॉरी मत जाइएगा, पृथ्वी काल मज़ा नहीं आएगा याद करने में, तो अर्थ आवर के रूप में इसको याद रखिएगा। ठीक है, अर्थ आवर के पहले एक छोटे सी पॉइंट आपको बताते हैं। एक संस्था है जिसका नाम है WWF। हो सकता है कि बताए हों आप लोगों को, नहीं बताए होंगे तो आज जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1961 में। कब होती है? 1961 में। ठीक है, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपके स्विट्जरलैंड में है क्यों? तो आपको 2 चीज़ याद रखनी है कि वनों के संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में ये बेसिकली काम करता है। ठीक है, तो WWF क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका नाम है। 1961 में गठन होता है, मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। वनों के संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में इसका जो है काम है। और बहुत सारे काम है, मोटा मोटी जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने के लिए वो ये 2 पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गई WWF के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़। अब WWF क्यों पढ़ाए हम आपको? क्योंकि ये जो WWF है ना, ये एक इनोवेटिव आइडिया लाता है। क्या लाता है? एक इनोवेटिव आइडिया लाता है, एक बहुत ही बढ़िया आइडिया लेकर आता है। वो आइडिया क्या है? आइडिया लेके आता है कि देखिए, हम जो है ना प्रतिवर्ष लोगों से कहता है, ये WWF लोगों से कहता है कि हम प्रतिवर्ष जो है, जो आपका मार्च होता है ना, अभी छोड़िए, अभी मार्च जाने दीजिए, और अच्छे समझाते हैं।
मार जाने दीजिए। हम प्रतिवर्ष जो है एक ऐसा दिन होगा, एक ऐसा साल में दिन होगा, एक ऐसा दिन होगा जिसमें कि हम 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए क्या करेंगे, हम जो है बिजली जो है घर भर की बंद कर देंगे। क्या बंद कर देंगे? बिजली जो है घर भर की बंद कर देंगे। घर की बिजली ही नहीं, जो घर की बिजली के अलावा जैसे आपको बताएं कि जो आपके बड़े बड़े संगठन हैं, जो आपके बहुत बड़े बड़े संगठन हैं, वो भी जो है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं या फिर पूरा का पूरा शहर है, सब क्या करते हैं, जो भी इसमें प्रतिभाग करते हैं, सब 1 घंटे के लिए अपने घर की लाइट, उस जगह की पूरी लाइट बंद कर देते हैं। जैसे आपका एफिल टावर होता है, इंडिया गेट होता है, यहाँ की भी लाइट 1 घंटे के लिए क्या होती हैं, जो बड़े बड़े भवन होते हैं, यानी कि हर जगह की लाइटें आपकी बंद हो जाती हैं। आप ये समझिए उससे होता क्या है। तो इसी ये मतलब इसका उद्देश्य ये नहीं है कि 1 घंटे की लाइट बंद करने के आप बहुत बड़ा पर्यावरण में बहुत परिवर्तन ला लोगे, नहीं। ये एक प्रतीकात्मक आंदोलन है। ये क्या है? ये एक प्रतीकात्मक पहल है। ठीक है। किस चीज़ के लिए प्रतीकात्मक पहल है? तो किस चीज़ के लिए प्रतीकात्मक पहल है? कि लोगों के अंदर एक विचार, एक भावना देना कि जो लाइट है ना, जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी ऊर्जा है, अगर हम ऊर्जा की खपत को कम करेंगे, यानी कि ऊर्जा की बचत करेंगे, ऊर्जा की खपत को कम करेंगे, यानी कि ऊर्जा की बचत करेंगे, तो हम क्लाइमेट चेंज के खतरे से भी बच जाएंगे। क्लाइमेट चेंज के खतरे को भी से भी बच जाएंगे। यानी कि लोगों से ये अपील करता है ये कि आप ऊर्जा खपत को रोकिए और पर्यावरण के संरक्षण में क्या करिए? प्रतिभाग करिए। आप ऊर्जा की खपत अगर कम करेंगे, ऊर्जा की खपत कम करेंगे, ऊर्जा संरक्षण करेंगे, तो आप, इसका मतलब आप पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण क्या है? कदम उठा रहे हैं, यानी कि आप सहयोग कर रहे हैं। तो ओवरऑल मतलब लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने के लिए ये किया जाता है। साल में एक दिन WWF के द्वारा ये इनोवेटिव आइडिया लाया गया कि हम साल में एक दिन जो है 1 घंटे के लिए घर भर की लाइट, पूरे हर जगह की, पूरे शहर की लाइट बंद कर देंगे। उससे क्या होगा कि हम पर्यावरण के लिए एक जागरूकता लाएंगे लोगों के अंदर कि ऊर्जा बचाओ और पर्यावरण बचाओ। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ से? क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, बहुत ज़्यादा पूछेगा। तो पूछेगा कि अर्थ आवर जो है ये किसका आइडिया है? तो वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, ठीक है, सॉरी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, एक सेकेंड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, हाँ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये इनका आइडिया है। और हमने बोला कि साल में एक बार, वो साल में एक दिन कौन होता है? तो वो होता है मार्च का अंतिम शनिवार, मार्च का अंतिम शनिवार। और वो घंटा कौन होता है जिसमें ये अर्थ आवर होता है? 8:30 से 9:30। अर्थ आवर क्यों नाम रखा है? क्योंकि भैया पृथ्वी को बचाने की दिशा में, पर्यावरण को बचाने का मतलब पृथ्वी को बचाने का मतलब है, तो अर्थ को बचाने के लिए एक स्पेशल घंटा है। ठीक है, ऐसे याद रखिए, अर्थ को बचाने के लिए एक स्पेशल घंटा है, स्पेशल आवर है, तो इसीलिए इसको अर्थ आवर नाम दिया गया है। टाइम क्या है? 8:30 से 9:30। दिन क्या है? मार्च का अंतिम शनिवार। समझ चुके हैं यहाँ तक? आशा करते हैं आप अर्थ आवर भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो आज की क्लास है उसमें हम इतनी ही चीज़ों को देखेंगे। कल की क्लास में हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे। कंटेंट पूरा आपका रेडी है, लेकिन पढ़ाएंगे कल, क्योंकि थोड़ी सी आज एनर्जी नहीं है। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे पढ़ते चलिए, एनवायरनमेंट इकोलॉजी की टेंशन मत लीजिए, साथ में आपको पूरा करवा दे रहे हैं, PDF दे रहे हैं, बढ़िया रिवीजन करिएगा, बढ़िया नंबर आपका यहाँ से आएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये 3 चीज़ें आप नहीं पढ़ाए हैं जो नीचे लिखी हैं, ये पढ़ाने के लिए है भी नहीं, ये करंट अफेयर के लिए। लिखे क्यों हैं? लिखे इसलिए हैं, देखिए आप लोग करंट पढ़ रहे होंगे, ये ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख के इसको इसलिए लाए हैं कि जब करंट पढ़ा करिए ना, तो इस टाइप के जो सम्मेलन हुए हैं जुड़े, क्योंकि अभी हम करंट अफेयर नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ा रहे होते तो कवर करते। तो जब जैसे आप करंट पढ़ते हैं ना, तो आपको सोचते हैं ना कि यार याद क्या करें, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा ना, तो यही चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि वहाँ पढ़ना क्या है, फोकस किस पे करना है। तो इसको हम इसलिए लिखे हैं कि आप लोग जैसे इस कोई जलवायु से कोई सम्मेलन हुआ है, जलवायु कार्रवाई से संबंधित कोई हाल ही में सम्मेलन हुआ है, तो आपको याद रखना है कि वो कहाँ पे हुआ है। जैसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ था, ये न्यूयॉर्क में। तो UP PCS में 2019 में ही क्वेश्चन आया कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया, ये क्वेश्चन आ रहा है। ये लाने का हमारा उद्देश्य है कि कोई सम्मेलन हो रहा है इंपॉर्टेंट, तो उसको ध्यान दिया करिए किस शहर में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और उसका मेन पूरी कहानी नहीं याद रखनी, कभी भी पूरी कहानी आपको नहीं याद रखनी है। कि जैसे आप देखते हैं कि कोई सम्मेलन के बारे में आपको टीचर 30 मिनट से पढ़ा रहा है, मेंस नहीं देने जाना है आपको, उसका जो मेन थीम है ना वो दिमाग में रख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि ये, हाँ ये चीज़ थी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये इस क्वेश्चन का यही उद्देश्य है। जैसे देखिए कोई संस्थान, कोई यूनिवर्सिटी जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कोई बढ़िया अच्छा काम कर रही है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए इसको याद नहीं करना है, ये 2019 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2009 की घटना है, 2009 करंट अफेयर में आया था कि मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चमकीले बादल उत्पन्न करने के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है।
तो ये उन्होंने, हालांकि आपके यहाँ इतना जटिल क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको तो मत फोकस करिए, फोकस ये करिए, ये पीसेस जिनको देना है जिन साथियों को, वो फोकस करें कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके यहाँ आता है। ठीक है, कोई घटना हो रही है पर्यावरण संबंधित, कोई सम्मेलन हो रहा है, तो फोकस करना है आपको। ठीक है, तो इन फैक्ट्स को यहाँ पे शामिल करने का यही उद्देश्य था। ये आपको याद नहीं रखना है, ये 2019 का समझिए करंट अफेयर है। बाकी आज की क्लास में हमने क्या देखा, अर्थ आवर देखा बहुत अच्छे तरीके से। किसकी पहल है, WWF की पहल है। क्यों है, तो 1 घंटा लाइट बंद की जाती है। कब बंद की जाती है, तो मार्च क्या जो अंतिम शनिवार होता है उसी दिन क्या की जाती है, बंद की जाती है। फिर हमने हरित जलवायु कोष देखा, क्यों है, इसका गठन कनकुन समझौता मैक्सिको में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि भैया जो विकासशील देश हैं उनको सहायता की जाए कि वो भी जलवायु परिवर्तन में कदम उठा सकें। हमने पूरा चार्ट देखा, एक पूरी टाइमलाइन समझी, और इस पूरी टाइमलाइन को रटना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था हमने बताया, कौन सा गठन कम हुआ था। जैसे 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, फिर हमने 1992 का पृथ्वी सम्मेलन देखा, फिर IPCC का गठन देखा 1988 में, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देखा, क्योटो प्रोटोकॉल का अंगीकृत देखा कि 1997 में हुआ, लेकिन लागू 2005 में हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बर्लिन में हुई 1995 में। आप हर साल होती है, तो वर्तमान में जो चल रही है करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। तो COP30 का जो है आपका कब हुआ, बेलेम ब्राज़ील में हुआ। कहाँ हुआ, बेलेम ब्राज़ील में। कब हुआ, नवंबर 2025 में। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। पेरिस समझौता के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमने यहाँ पे देखा कि पेरिस समझौते में क्या किया गया। सब लोगों ने बोला कि भैया जो पूर्व औद्योगिक स्तर था उसको एक पैमाना रखा गया, मतलब उसको बोला गया कि यहाँ जो पूर्व औद्योगिक युग में जो है पूरी दुनिया का औसत टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर से हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है टेम्परेचर। इस हिसाब से सिस्टम सेट करना है कि बहुत ज़्यादा अगर बहुत मैक्सिमम अगर टेम्परेचर बढ़े ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो 2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन लिमिट क्या रखी गई कि हम करना तो हमें 1.5 ही पे है, लेकिन मान लो अगर ना कंट्रोल हो पाया तो 2 से ज़्यादा तो कतई जाना ही नहीं है। ठीक है, ये था आपका पेरिस समझौता। आज उसके बाद उसके पहले हमने देखा UNFCCC के बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसका देखा। तो ये थी आज की क्लास। हमने एक बार शॉर्ट रिवीजन भी करवा दिया आपको। तो आज की क्लास हम कह रहे हैं बना रहे हैं खुद से ही छोटी है, क्योंकि बहुत थकान है, बहुत ज़्यादा थकान है। हम अंदर से बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने में से जैसे लग रहा है ना कि कंपकपी आती है आवाज़ में, तो ऐसा सा माहौल है। पूरे दिन बहुत थकान है, लेकिन हमारी भी आपके साथ जैसे यहाँ पे प्रतिबद्धताएं हो रही हैं, पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिबद्धता कर रही है, वैसे हमारी प्रतिबद्धता है कि आपके जीवन में अगर थोड़ा सा आपकी नौकरी आपकी मेहनत से लगेगी, उसमें हमारे या किसी टीचर का कोई योगदान नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ उस आपकी 99% आपकी मेहनत है, लेकिन अगर 1% हम आपकी डायरेक्शन में अगर आपका सहयोग कर पाएँ तो वो हमारा सौभाग्य है। उसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आज की क्लास आप सबको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ भी चैनल को चैनल निकल रहा है चेयर मुँह से, तो दोस्तों के साथ भी चैनल को आप शेयर करिए। ठीक है, अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा व्यूज़ आएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन लगेगा। क्योंकि भाई हमारी भी तो कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं कि हमारी भी क्लासेस लोग देखें, इतनी मेहनत करके बना रहे हैं, आप सबको पसंद आए। ठीक है, लोगों के पास तक बेहतरीन कंटेंट पहुँचे, तो ये भी हमारी भी इच्छाएँ हैं। तो अगर आपको अच्छी लग रही हो क्लासेस, तो जहाँ पे भी हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है या किसी लाइब्रेरी में है, आप किसी ग्रुप में हैं, तो वहाँ शेयर करिए, लोगों को बताइए अगर अच्छी लग रही है तो। अच्छी नहीं लग रही है तो सुझाव दीजिए कि आप बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर से नई क्लास में। धन्यवाद।